हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेटा आज की 12 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके सामने फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं आया जो हमें डिस्कस करना हो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स इनकी बात की जा रही है, जहाँ पर ज़्यादा कोविड-19 केसेज आ रहे हैं। क्या काम का है? बिल्कुल भी नहीं। इधर आप देखोगे ये जेनोसाइड बताया गया है। कल परसों जो वायलेंस आउटब्रेक हुआ था वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के टाइम पे, वो बताई जा रही है, काम की नहीं है। इधर एक ये आप केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आशा वर्कर की एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इनोवेटिव वे में यूज़ करना एक आशा वर्कर के द्वारा, जिससे कि वैक्सीन कैंपेन को इजीली कंडक्ट कराया जा सका और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अवेयरनेस फैलाई। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को आप केवल केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, बाकी कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स 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 एंड इधर भी पॉलिटिक्स, और ये हमारे काम का है नहीं। आप देख सकते हो सेरेब्रल पैल्सी के बारे में, एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन जो होता है, ठीक है, वो ब्रेन की कंट्रोल में नहीं रहती है बॉडी बिल्कुल भी। ठीक है, जीवित है पूरा इंसान पर केवल ब्रेन काम कर रहा है, बाकी और जो लिम्ब्स हैं, जो भी आपके बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, वो इतने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस सेरेब्रल पैल्सी के बारे में आप थोड़ा गूगल कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है कि उत्तराखंड में हरिद्वार में हमें पता है अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, तो वहाँ पर जिन लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं उनको ट्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। और आप देखोगे जिस भी एरिया में मास्क नहीं लगा रखे उस एरिया को हाईली वल्नरेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल का तरीका है कि कहीं पर भी टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोई ऐसे लिख रहे हो तो काम आ जाए, कहीं पे साइंस एंड टेक के ऊपर कभी कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो काम आ जाए। बोले कोविड-19 के टाइम पे महाकुंभ जैसे बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हेल्प की थी। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो काम का तो कुछ है नहीं, मेन चीज़ तो जो थी वो हमने देख ली। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है, दैट इज फेसबुक से जो डेटा लीक हुआ है वो। तो इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा जानेंगे। डेटा लीक कैसे हुआ, किस किस तरीके से डेटा लीक हो सकता है, क्या मिसयूज़ हो रहा है, और अभी ये जो डेटा लीक हुआ है इससे लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं और आगे क्या कंसर्न्स है। अच्छा आर्टिकल है, ये देखेंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि ईरान की तरफ से जो नेटनेज एटॉमिक साइट है, नेटनेज एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेटेंज, ये क्या पढ़ोगे आप, जो भी पढ़ना चाहो, नतांज पढ़ोगे या नेटेंज पढ़ोगे। एटॉमिक साइट ये कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। तो बेसिकली ये जो साइट है, सैटेलाइट इमेज है, यहाँ पर एक ब्लॉकआउट हुआ है, ब्लैकआउट हुआ है। ब्लैकआउट का मतलब हो गया लाइट एकदम से कट हो गई वहाँ की, और इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है ईरान की तरफ से। बोला इजराइल की तरफ से ये अटैक हुआ है कि वहाँ पर पावर फेलियर देखा गया। तो बेसिकली इसको न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम तक दे दिया गया है कि अभी न्यूक्लियर साइट जहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम हो रहा है ईरान में, नतांज में, उस साइट पे लाइट का कट हो जाना और न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको एक तरीके से हार्म करना, हॉल्ट पे ला देना, रोक देना। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी जो जैकपोआ पे बातचीत चल रही है ना, जिसमें एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ ईरान और साथ में बीच में जो बिचौलिए हैं वो, तो बेसिकली यूएसए के ऊपर इजराइल ने अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाया हुआ है, चाहे कुछ भी हो हम ये न्यूक्लियर डील साइन नहीं होने देंगे। ये इजराइल के स्टेटमेंट है। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक के तौर पे देखी जा रही है ईरान में कि इजराइल की एजेंसीज ने ईरान की इस न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ, लाइट कट गई। तो ये एक न्यूक्लियर टेररिज्म, एक नया ही टर्म आपके सामने आ चुका है। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड पेज पे आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो इकोनॉमी पेज पे हमारी तरफ से गवर्नमेंट जो है वो ओपन है। यूएसए ने जो अभी टैक्स प्लान दिया है ना कि बोले G20 कंट्रीज़ को मिलकर के एक कॉरपोरेट मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को फिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि जो भी टैक्स हेवंस हैं जहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता है, तो ऐसे में क्या होता है, बड़े कंट्रीज से कंपनियाँ उठ करके उन टैक्स हेवंस में जाकर के इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ से फिर पैसा कमाती हैं। तो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को फिक्स करने का एक सजेशन दिया गया था। यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन,
तो उसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से रेडी है कि बातचीत तो की जाए, एटलीस्ट आइडिया बुरा नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया क्या कॉन्टेक्स्ट लेकर के बातचीत करेगा वो जानेंगे। दूसरी न्यूज़ है, इधर देखोगे आरबीआई अपनी तरफ से ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा पेमेंट के लिए एक और एंटिटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो जानेंगे एक तो क्या है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, कौन स्टैब्लिश करेगा, और साथ में अभी क्या कंसर्न्स हैं, क्योंकि अभी आरबीआई अपनी तरफ से बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी अगर स्टैब्लिश हो जाती है तो उसको सुपरवाइज किया जाए, उस पर नजरें गड़ा के देखा जाए। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा है। इसके अलावा देखो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमी पेज पे। पावर कंजम्पशन राइज हुआ है अप्रैल में 47% से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से ट्रैक पे आ रही है, ये चीज़ मानी जा सकती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदार हरियाणा में है, ये एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज। अब देख लेते हैं जो एक दो आर्टिकल है इनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है हाउ बिग कंसर्न इज फेसबुक डेटा लीक। फेसबुक का जो डेटा लीक हुआ है ये कितना बड़ा कंसर्न है। तो बेसिकली 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ है लगभग 106 कंट्रीज में से। और ये चीज़ इंटेलिजेंस फर्म है, उसके सीईओ हैं जिनका नाम है एलन गॉल, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो आप सबसे पहले देखो कि किस नेचर का था ये डेटा ब्रीच, जिसमें नाम है, फेसबुक आईडी है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेसेस हैं, बायोडेटा है और कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तक भी मतलब एक तरीके से चोरी की जा चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप में कंसर्निंग बात मेन जो आ रही है वो ये कि इन्फॉर्मेशन अवेल तो करा ली, बट इस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया जा रहा है डार्क वेब पे। डार्क वेब बेसिकली वो वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस ना करके, जैसे गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ ना करके, दूसरे जो वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे आपने मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, एक मतलब दूसरे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो कि डार्क वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाते हो। तो इसमें ये है कि जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, उसका 9 हिस्से अगर 10 हिस्सों में बांटो तो 9 मतलब 9 हिस्से 10 में से 9/10 तो है वो तो देखो वेबसाइट्स का डार्क वेब में है। हम जो वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं ना वो तो सिर्फ एक हिस्सा आता है जो एक्चुअल में वेबसाइट्स की बात करें। तो मान लो अगर 100 वेबसाइट्स थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही है ना, तो 90 वेबसाइट्स तो डार्क वेब हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं, और केवल 10 ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी रखते हो। तो बेसिकली ये डेटा चुरा लिया और इस डेटा को डार्क वेब पे अवेल कराया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो डेटा है उसको कोई भी फर्जी कंपनी, कोई भी फ्रॉड करने वाली कंपनी परचेज कर रही है और उससे फिर यूजर्स को धोखा हो सकता है, उन यूजर्स को परेशान किया जा सकता है। तो इस ब्रीच में सबसे यूनिक जो चीज़ है वो ये कि ऑनलाइन इस डेटा को अवेलेबल कराया जा रहा है। ये अपने आप में बिगेस्ट एवर ब्रीच है इस तरीके की। तो 533 मिलियन जो फेसबुक यूजर्स का डेटा है वो 106 कंट्रीज़ में से है, जिनमें यूएसए के हैं 32 मिलियन, 11.5 मिलियन है यूके के, इंडिया से है 6 मिलियन यूज़र्स। तो आप देखो कितना ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है ये, कितनी ज़्यादा क्रिटिकल एक अपडेट है। आज यूएसए और चाइना और इंडिया के बाद में यूएसए वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना एडवांस्ड है वहाँ पर, वहाँ के यूजर्स का अगर डेटा चोरी हो रहा है तो दूसरे कंट्रीज़ का कौन हवाला देगा। तो फेसबुक जैसी कंपनीज़ की कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा अवेलेबल है फेसबुक के पास में। आज हमारे यहाँ पर ये देखो डेटा दिया हुआ है, कितने ज़्यादा 61 लाख इंडियंस की अगर बात करें ना, उनका डेटा ब्रीच हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ के यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग, और ये चीज़ इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तरफ से रिपोर्ट की है, हमारे इतने काम की है नहीं बात। अब बात ये आ जाती है कि ये डेटा अवेलेबल कहाँ पर है, डार्क वेब पे, मतलब जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है ना जिन वेबसाइट्स पे, वहाँ पर। अब आप देखोगे साइबर क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा कि नहीं कि इन डार्क वेब से वो डेटा लेकर के और हमारे डेटा को यूज़ करके हमें ही परेशान करे और हमारे ही अकाउंट्स को, दूसरे अकाउंट्स को हैक करे, हमें ही फिशिंग एक्टिविटीज़ में फंसा ले। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो जो कोई भी फ्रॉड कंपनी होगी या फ्रॉड जो वेब यूज़र होगा, वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगा ना जहां पर आपकी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस जीत लेगा और फिर आपसे वो सारी की सारी आपकी जो
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लेगा। तो या तो उससे आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर आपकी जो क्रूशियल बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर उस फर्जी आदमी के हाथ लग जाती है तो वो आपके सारे अकाउंट्स को भी खाली कर सकता है। तो इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल इस फिशिंग अटैक में उलझता है तो वो क्या देखता है कि उसके पास में ईमेल आता है जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर में बना हुआ होगा और किसी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से वो यूं कहता है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं। तो ऐसे में वो क्या कर जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं सारी, चाहे वो आईडी हो, पासवर्ड हो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हो, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो, बैंक अकाउंट डिटेल हो, वो सारी दे देते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, वो फंस गया कि नहीं, इसी चीज़ को बोल दिया जाता है फिशिंग। अब आप उसके बाद में देखोगे कि फिर वो फंसने के बाद में कुछ भी नहीं बचता, लुट जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो डेटा ब्रीच हुआ है ना, इसका ऑनलाइन डार्क वेब्स पे अवेलेबल होना ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण है। आज साइबर क्रिमिनल्स या साइबर क्राइम्स की अगर बात करो तो हमारे यहाँ पर हैकर्स कितने ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक एक अकाउंट के ऊपर वो नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब फिर वो अपना खेल खेल ले। तो फेसबुक ने जो रेफरेंस दिया है, अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया है, वो ये, फेसबुक तो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है भाई, कौन सी कंपनी अपने आप को क्रिटिसाइज होने देगी, नहीं तो फिर यूज़र बेस डाउन हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये है, देखो मैलिशियस एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उनको टैकल करने की ज़रूरत है। इस तरीके से डेटा ब्रीच अगर होता रहेगा तो फिर लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, वो वायलेट हो जाएगा। तो फिर बाद में इंसान फिर बाद में एक डेमोक्रेटिक मैनर में अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक चिंता की बात भी है, कंसर्न भी है, कुछ डिटेल भी है, अलर्ट रहने की बात भी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी पेज से है कि गवर्नमेंट जो है वो यूएसए के टैक्स प्लान पे बातचीत करने के लिए तैयार है, इवन सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है कि इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया जाए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए एग्री है, जो यूएसए ने अपनी तरफ से अप्रूवल या फिर जो एक शुरुआत की है। तो यूएसए का इनिशिएटिव है, उसका मेन काम क्या है कि जो टैक्स लीकेज होता है ना, क्योंकि यूएसए हो या कोई भी बड़ा कंट्री हो, कोई भी बिग कंट्री हो, तो उससे क्या होता है, वो वहाँ की कंपनियाँ, मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है ए, तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर क्या है, टैक्स मान लो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो कंपनियाँ क्या देखेंगी, अपने हेडक्वार्टर को यहाँ से शिफ्ट करके और ऐसी जगह देखेगी जहाँ पर टैक्स कम देना पड़े। तो ऐसे प्लेसेस को बोल दिया जाता है टैक्स हेवंस। जैसे कि छोटे कंट्रीज़ की अगर बात करें, जिनमें आप बेस्ट एग्जांपल लो, नेदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सिंगापुर, तो वहाँ पर क्या होता है, टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। तो ये कंपनियाँ है तो कहाँ की, यूएसए की या किसी दूसरे बड़े कंट्री की, पर वो शिफ्ट हो जाती है इन टैक्स हेवंस में। तो यहाँ पर इनको टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके यूएसए ने ये अपनी तरफ से एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम ऐसा प्लान बनाएं जिससे कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को फिक्स कर सके। इससे कि कंपनियां कहीं पर भी ऑपरेट करें उनको उतना मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो छोटे जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं और उन छोटे कंट्रीज़ का जो टैक्स रिजीम है उसको एक्सप्लॉइट करती हैं ये बड़ी कंपनियाँ। तो इन बड़ी कंपनियों को इतना ज़्यादा, वही बात है, चांदी हो रही है इनकी, तो इनकी चांदी इतनी ज़्यादा ना हो, इनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है। आज फेसबुक की बात करो, हमने डेटा ब्रीच की बात की, अगर फेसबुक इतना रुपया कमा रहा है तो फिर बाद में ये डेटा ब्रीच हुआ क्यों, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक चीज़ में अपना अपना रोल प्ले करने के लिए ये यूएसए ने अपनी तरफ से ऑप्शन दिया है। देखो बेसिकली हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को देखो रिड्यूस किया और कितना, केवल 22% तक लेकर के आ गए। और अगर कोई नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ रही है तो उस पर केवल 15% कॉर्पोरेट टैक्स तक को लेकर के आ गए थे। वजह कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, यूएसए अपनी तरफ से जो एनविसाज कर रहा है ना प्लान, वो मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट का इतना बता रहा है 21%। तो उसके कंपैरिजन में अगर 22% को देखें तो हमारे यहाँ पर तो ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा है, तो इंडिया को तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। इंडिया तो खुद ये चाहता है कि टैक्सेस थोड़े से रिड्यूस हों। तो 21% अगर टैक्स फिक्स किया जाता है तो इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा, तो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आएगा और इंडिया यही चाहता है। पर अगर इसी जगह के ऊपर दूसरे जो कंट्रीज जैसे सिंगापुर की बात करो, या मैंने जो 4-5 नाम अभी बताया आपको, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, ये कंट्रीज, साइप्रस, यहाँ पर अगर कंपनियाँ जाकर के इन्वेस्ट करती है तो फिर बड़े कंट्रीज जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जहाँ से पैसा कमा रही है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो तो फिर मतलब क्या है। आज अगर अमेज़ोन, फेसबुक, गूगल, इनका ओरिजिन तो अमेरिका से है, पैसा वो इंडिया से कमा रही है और उनका हेड क्वार्टर है आयरलैंड में, तो भाई आयरलैंड को क्यों फ़ायदा जी, जबकि यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के पैसे कमाए जा रहे हैं।
तो ये ही एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इंडिया की तरफ से देखो इतना ज़्यादा कंसर्न है नहीं कि हाँ अगर टैक्स फिक्स भी करते हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स भी फिक्स किया जाता है 21% के ऊपर, तो उसमें कोई इशू नहीं है इंडिया को, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के ऊपर 22% टैक्स लग रहा है। तो 1% रिड्यूस करेगा इंडिया तो एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रमोट होगा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इंडिया इस चीज़ को ध्यान में रख करके ओपन है कि चलो बातचीत तो हम कर लेंगे। आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो कार्टेल है OECD, इसके बारे में आपको थोड़ा गूगल करके और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। OECD का जो है लेवल, वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियां आती हैं और टैक्स हेवंस में इन्वेस्ट करती हैं और यहां से पैसा निकाल करके, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज से पैसा निकाल करके यहां पर लाके डाल देती हैं और फिर बोल देती हैं कि हमारे टैक्स वहां पे लग रहा है टैक्स हेवन में। अब टैक्स हेवन में टैक्स लगता है 5% और डेवलप्ड कंट्रीज जहां की वो कंपनी नेटिव कंपनी है वहां पर उनको देना पड़ता है 21%। तो वो टैक्स 5% वाली देने में जगह में देने में तो फायदा समझेगी ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो कंपनियां यहाँ आ जाएंगी। पर यहाँ पर इस कंट्री को क्या फायदा हुआ, इसको बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, और इस चीज के लेकर के OECD बहुत ज्यादा चिंता में है। इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन होते हैं कंट्रीज के बीच में कि कैसे भी करके कंपनियों को अकाउंटेबल बनाया जाए, नहीं तो ये इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करती चली जाती हैं और जो होस्ट कंट्री है जहाँ के वो ओरिजिन करते हैं या फिर जहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं वहाँ पर उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। तो यही चीज़ USA की तरफ से ये मिनिमम टैक्स को प्रपोज करने के लिए मेन बेसिक आइडिया है। आज अगर वर्ल्ड लेवल में देखो ना तो लगभग 427 बिलियन डॉलर का टैक्स चोरी होता है। इंडिया में 10 बिलियन डॉलर का टैक्स चोरी होता है हर साल। तो इस चीज़ की अगर कैपिंग कर दी जाती है, प्लग कर दिया जाता है इस प्रॉब्लम को, तो इंडिया से ज़्यादा फायदे वाला कौन सा कंट्री होगा। तो एक ऑप्शन है, इंडिया ओपन है इस चीज़ के लिए बातचीत करने में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कीपिंग कॉस्ट इन माइंड, RBI जो है वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि जो नई अम्ब्रेला एंटिटीज जो स्टैब्लिश की जाए जिससे कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं वो NPCI से इधर ट्रांसफ़र करे या फिर NPCI के थोड़ा लोड डाउन करे। क्योंकि आजकल आपको पता है चाहे 5 रुपये का पेमेंट हो तो हम क्या करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कुछ ऐसा ही आप यूज़ करते हो ना। तो एग्जैक्टली तो उसमें क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होने लग गए। तो ऐसे में NPCI पे लोड ज़्यादा है। इसमें चाहे नेफ्ट की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर RTGS की बात कर लो, या IMPS की बात कर लो, या फिर UPI की बात कर लो, ये सारा लोड अभी NPCI पे ही है। तो NPCI के बेसिस पे अगर सारा चले तो इस वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए दूसरे एंटिटीज़ को भी एंटरटेन करने के लिए RBI ने अपनी तरफ से प्रपोजल रखे और उसी के बेसिस पे जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ हैं वो स्टैब्लिश करने का काम है। तो बेसिकली RBI इस चीज़ को ध्यान में रखना चाह रहा है कि कैसे भी करके न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ अगर आती हैं तो उन पर ज़्यादा सुपरविजन ना रखा जाए, उनको ज़्यादा रेगुलेशन में ना रखा जाए, नहीं तो फिर वो डिमोटिवेटेड फील करेंगी और मार्केट को जल्दी ही छोड़ देंगी। रही सही में जो प्रमोट करना चाह रहे हैं दूसरे जो फैक्टर्स हैं, मान लो जैसे कि अमेजोन है, टाटा ग्रुप है, ये भी अपने आप से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बैंक्स हैं, SBI, ICICI, HDFC, इन्होंने अपनी तरफ से NPCI में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। पर ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके नई जो अम्ब्रेला एंटिटीज हैं वो और आए तो उनको डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रख करके RBI क्या करना चाह रहा है कि सुपरविजन ज्यादा ना हो, ज्यादा कड़ाई ना बढ़ती जाए, क्योंकि मार्केट नया है, नए मार्केट में नए खिलाड़ी आएंगे तो नए खिलाड़ियों पे ज्यादा सख्ताई नहीं बढ़ती जा सकती, ठीक है। यही चीज इस आर्टिकल में बताई जा रही है। तो थोड़ा सा अब आपको थोड़ी और डिटेल ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज हैं इनके बारे में थोड़ा और पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज होती क्या है। RBI ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया था कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज स्टैब्लिश की जाए, जो क्या करने का काम करेगी कि अलग अलग पेमेंट सर्विसेज को इजीली कंडक्ट करवाया जा सके, जो कि अभी कौन करवा रहा है, NPCI अकेला। तो NPCI को लोड से थोड़ा सा फ्री करना, इसमें प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ करने की बात की गई थी, जिससे कि नई अम्ब्रेला एंटिटीज को स्टैब्लिश किया जा सके और लाइसेंस भी उनको दिया जा सके। देखो ट्रेडिशनल मैनर में जो कवरेज अवेलेबल है वो तो है ही, पर नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएं तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप बढ़ेगा। ये टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमी में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पर कई बार क्वेश्चन बन सकता है। साथ में RBI की तरफ से जो गाइडलाइंस आई वो कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज वही स्टैब्लिश कर सकेगा जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 500 करोड़ रुपए। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कोई प्रोमोटर काम करना चाह रहा है, कोई एक इंडिविजुअल प्रमोट तो करेगा ही ना, फेस तो बनेगा ही। आज जैसे रिलायंस इंडिया कंपनी की बात करो तो रिलायंस में अंबानी फैमिली है, वो प्रमोटर ही से तो है,
बाकी इन्वेस्टमेंट तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला भी करता है। तो बेसिकली प्रोमोटर का उसके अंदर 40 से ज़्यादा % इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा % नहीं होना चाहिए, सॉरी, एक प्रोमोटर का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है 40%, और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए उस पूरे ग्रुप की 500 करोड़ रुपए, तब जाकर के न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज को स्टैब्लिश किया जा सकता है। ये आरबीआई ने अपनी तरफ से बात कही है। और अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टैब्लिश करता है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को, तो इसका मिनिमम कितना वर्थ रहेगा 300 करोड़। तो 500 करोड़ की तो पार्टी होनी चाहिए, और जितनी भी पार्टी एक साथ आकर के वो उस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को स्टैब्लिश कर रही हैं, उनमें किसी भी एक पार्टी का 40% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। और जब ये एंटिटी स्टैब्लिश कर दी जाएगी, एनयूई जिसको हम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बोल रहे हैं, उसका जो वर्थ है वो 300 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 300 करोड़ तो होना चाहिए। ये डेटा बड़ा काम का है, ध्यान रखना, आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया हुआ है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा यहीं पे, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच, और डिटेल आप अच्छे से और देख लेना न्यूज़पेपर में।